हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 14 समीकरण इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है समीकरण के बारे में। आप दो संख्याओं की तुलना करने के लिए कहते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, छोटी है या समान है। ठीक है, अब क्रियाकलाप एक के माध्यम से इसको हम और आसानी से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं समीकरण। ठीक, नीचे तुलना पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं जो अपूर्ण हैं। ठीक, खाली बॉक्स में बराबर, बड़ा या छोटा के चिन्ह का उपयोग कर कथनों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, जैसे पहला बना है, देखो 3 धन 5 बड़ा है 7। कैसे, देखो 3 और 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8। अब देखो 8 जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है ना, इसलिए इधर ये बड़ा हुआ। ठीक, उसी तरह से देखो यहाँ पर मैंने एक बनाया था ना, तीसरा बनाए थे। 4 धन 6 कितना होता है 10, और इधर है 11। तो जो 10 बड़ा है या 11, तो ये 11 बड़ा है। ठीक, 10 छोटा है। अब इधर आते हैं, दूसरा देख लो। 8 धन 7 और इधर 15 है, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, तो 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। इधर भी 15, इधर भी 15। 15 और 15 क्या है बच्चों, बराबर हैं। क्या है, बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पर। 13 धन 8। ठीक, और इधर है 18, तो 13 और 18 कितने हो गए, 13 और 8 ना, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कितना हो गया 21। अब बताओ 21 बड़ा है या 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21 बड़ा है। ठीक, 18 छोटा। अब यहाँ पर देखो पाँचवा, 23 धन 7 और इधर 30 है, तो 23 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और इधर भी 30 है, अब इधर भी 30, तो ये 30 और 30 क्या है, बराबर। ठीक है, अब आगे देखो, आपने किस तरह इन चिन्हों का उपयोग किया है, अपने तर्कों के बारे में सोचो। भाई कैसे किया है, हम क्या किए हैं, जिधर जिधर जोड़ने को बताया है हम लोग जोड़ा है, और जो इधर संख्या दी गई है उससे तुलना करके हम ये बता सके हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है या बराबर है। ठीक, अब क्रियाकलाप 2 के और आते हैं। ठीक, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने x का मान, मतलब x क्या है, चरांक है ना, चरांक है ना, चर संख्या है। x के दिए गए मानों के लिए कथन सत्य है अथवा असत्य बॉक्स में लिखिए। x के दिए गए मानों के लिए क्या है, कथन सत्य है अथवा असत्य, इसको हम बॉक्स में लिखेंगे। अब कैसे बताएंगे सत्य है या असत्य, तो उसके लिए हम इसको भी क्या है, जैसे ऊपर बड़ा छोटा बताए वैसे ही इधर भी हम करके बताएंगे कि कौन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला देखो, पहला क्या है, x धन 3 बराबर 8। यदि x बराबर 5 तो कथन क्या है, ये कथन सत्य है। अब कैसे सत्य है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना बच्चों, x बराबर 5 दिया है और यहाँ पे दिया x धन 3, तो क्या करेंगे, सीधा सा बात है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 5, और धन कितना है 3। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यही तो बताया है, x धन 3 बराबर 8। यदि x बराबर 5 हो तो कथन क्या है, ये सत्य है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है, ये सत्य है। अब आते हैं, इतना समझ में आया बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को आया। अब एक बार और फिर समझते हैं, x धन 3 बराबर 8। यदि x का मान है ना, मान x बराबर मतलब कितना है,
x कितने के बराबर है 5, तो कथन क्या है सत्य है। कैसे है देखो, x धन 3, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या लिखे हैं हम 5 और धन 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आएगा, आया है ना। तो इसलिए क्या कथन है ये सत्य है। ठीक, उम्मीद करती हूँ अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे पर, x ऋण 2 बराबर 4 यदि x का मान 7 है तो कथन क्या है असत्य है। कैसे है इसे भी हमने करके देखा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 7 ऋण 2, ठीक है, बराबर, अब देखो 7 में 2 जाए कितना बचेगा 5 और यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो इसलिए मतलब 7 में से 2 घटाएंगे ना तो 5 आएगा, पर जबकि यहाँ पे क्या दिया है 4, इसलिए क्या कथन क्या है असत्य है। ठीक है, अब तीसरा में आते हैं, x धन 2 बराबर 10 यदि x का मान 8 है तो कथन क्या है। तो देखो x के जगह में क्या लिखेंगे हम 8, ठीक, और धन लिख दिए और 2 और यहाँ पे क्या है 10, मतलब x का मान 8 है और उसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 धन 2 बराबर 10 ही तो होगा, इसलिए कथन क्या है, ये कथन भी सत्य है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब उसी तरह से चौथा देखते हैं, 7 बराबर का मतलब ये समझो बच्चों, इधर जो है ये बराबर है और इधर लिखा है तो ये बराबर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। 12 ऋण x यदि x बराबर 3 है तो कथन क्या है। तो देखो ये लिख दिए हम 12 और ऋण x का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए ना। इतना यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों के बराबर 7 है, तो देखो 12 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, देखो ये है 12, अब 12 में 3 घटाओ 1 2 3, कितने बचा 9 बचा। ठीक है, कितना बचा 9 बचा, जबकि यहाँ पर कितना बताया है 7 बताया है। तो अब देखो भला 12 ऋण x क्या यहाँ पर 7 यहाँ बताया है पर यहाँ पे 9 आया है, तो इस तरह से क्या है कथन असत्य है। ठीक है, समझ में आया है ना आसान। देखो बच्चों करने से सब काम आसान होता है। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे या कोई भी काम। ठीक, अब आगे देखते हैं 5वां नंबर, 3 बराबर x ऋण 9 यदि x का मान कितना है 5 है तो कथन क्या है। तो फिर से हम क्या करते हैं, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 5, ठीक है, और ऋण है तो ऋण लिख दिए, 9 है तो 9 तो लिखेंगे हम क्योंकि 9 यहाँ है, x के स्थान पे ये 5 है, मतलब है ना। तो अब देखो ज़रा बच्चों कि ऋण 9 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ ज़रा। ऋण तो आएगा, क्यों आएगा ऋण, क्योंकि ये जो ऋण का चिन्ह है ना 9 के आगे है और 9 जो है इस 5 से बड़ा है। तो देखो भला इस 9 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, कितना आएगा 1 2 3 4, कितना आएगा 4, मतलब ऋण 4। तो यहाँ पर देखो x ऋण 9 बराबर कितना है 3, तो ये भी क्या कथन असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, और भी समीकरण को हम समझने के लिए आगे भी क्रियाकलाप दिए गए हैं, उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखो
आगे देखो, जो कथन असत्य है क्या वे x के किसी मान के लिए सत्य होंगे? यदि हाँ तो प्रत्येक के लिए x के मान को अपनी कॉपी में लिखना है। इस प्रकार उपरोक्त कथन तभी सत्य होंगे जब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो पक्ष है, देखो ये 7 है बराबर 12 ऋण x, तो ये क्या है? ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, मतलब समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ऐसे कथन जिनमें चरांक शामिल हो और दोनों पक्ष बराबर हो वो क्या कहलाते हैं? समीकरण। ठीक है, अर्थात समानता वाले। वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक होते हैं समीकरण कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बराबर के बाईं ओर के समस्त चर और अचर पदों को समीकरण का बायां पक्ष और दाएं ओर के समस्त पदों के समीकरण का दायां पक्ष कहते हैं। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समीकरण क्यों, है ना। अब समीकरण क्यों जरूरी है? देखो, एक दिन नरेश ने अपने साथियों से एक सवाल पूछा। 2 टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं। दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद है। यदि पहली टोकरी में 8 और अमरूद रख दिए जाएं तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। क्या आप लोग दोनों टोकरी में अमरूदों की संख्या बता सकते हैं? नरेश के सभी साथी हल सोचने में लगे, परंतु उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अनु ने बताया कि पहली टोकरी में 8 तथा दूसरी टोकरी में 16 अमरूद है। नरेश ने कहा, उत्तर तो ठीक है, परंतु तुमने इसे कैसे हल किया? अब देखो कैसे हल किया अनु ने बताया, मैंने पढ़ा है कि किसी संख्या में यदि उस संख्या को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 2 गुना प्राप्त हो जाता है। चूँकि पहले टोकरी में रखे अमरूदों में 8 अमरूद हैं, अमरूद और जोड़ने पर अमरूदों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो वह संख्या 16 ही होगी, क्योंकि 8 में 8 जोड़ने पर 16 होता है। नरेश ने बताया, इसे और एक तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? पहली टोकरी में अमरूद बराबर क्या है? दूसरी टोकरी में अमरूद पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद, तो अमरूद पहली टोकरी में है और धन ये 8 है बराबर पहली टोकरी का 2 गुना अमरूद, है ना। मतलब इस तरह से इसको यहाँ पे x मान के भी हल किया गया है। ठीक है, तो देखो, माना कि पहली टोकरी में x अमरूद है तो दूसरी टोकरी में 2x है। ठीक, अब पहली टोकरी में 8 अमरूद और मिलाने पर इसमें x धन 8 अमरूद हो गए और यह दूसरी टोकरी के अमरूद के बराबर है, अर्थात x धन 8 बराबर 2x। इस तरह से आगे इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी टोकरी में कितने अमरूद हैं। ठीक है, अब हम इधर आते हैं। किधर आते हैं? समीकरण कैसे बनाएं। ठीक है, अब समीकरण के बारे में तो जान गए, पर ये जानते हैं हम कि समीकरण बनाया कैसे जाता है। तो देखो, एक खेल खेलते हैं। आप सब अपने मन में अपनी उम्र सोचिए। इसमें 5 जोड़ दीजिए। योगफल को 2 से गुणा कर उसमें 10 घटाओ। जो अंतर आया उसमें अपनी उम्र को घटा दीजिए। आपका उत्तर ही आपकी उम्र है। देखो, नरेश का हल, शिक्षक के निर्देश, अनु का हल। तो 12 वर्ष है, तो आप अपनी उम्र लिख देना। ठीक, अब यहाँ पे अपनी उम्र सोचना है। ठीक है, तो ये अनु का हल 11 वर्ष है, ये नरेश 12 वर्ष है, तो 12 धन 5 बराबर कितना हो गया? 17 वर्ष। अब इसमें क्या है? देखो, इधर वाले में 5 जोड़ना है और इधर वाले में भी 5 जोड़ना है। ठीक है, तो ये 16 वर्ष हो गया। अब क्या है? 17 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 34 वर्ष। 2 से गुणा करना है। ठीक है, 17 में कितना से गुणा किए? 2 से गुणा कर दिए। और इधर भी क्या किए? 16 वर्ष में 2 से गुणा कर दिए, तो 32 वर्ष आ गया। अब देखो, 34 में ऋण 10, 34 जो वर्ष आया उसमें कितना घटाया है? 10 वर्ष, तो कितना आ गया? 24 वर्ष। ठीक है, 10 घटाना है। अब इधर भी क्या हुआ? 32 में 10 घटाए 22 वर्ष हो गया। अब जो 24 वर्ष आया है उसमें 12 वर्ष घटा दिए। कितना घटा दिए? 12 वर्ष। तो कितना आ गया? 12 आ गया।
उम्र को घटाना है, इसमें क्या है 22 में 11 वर्ष, ये 22 आया ना, तो इसमें कितना घटाएंगे 11, तो कितना आ गया ये 11 वर्ष आ गया। ठीक है, इसी प्रकार और तरह से बताया गया है इसमें, माना कि सोची गई उम्र क्या है x वर्ष है। इस तरह से मतलब उम्र को निकाला गया है, कैसे हम जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं सीधे अपन प्रश्नावली 14.1 की ओर। ठीक है, तो देखो प्रश्न 1 में क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से समीकरण छांटकर लिखना है। समीकरण का मैं बताई थी आप लोगों को कि समीकरण कैसा होता है। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। जब तक दो पक्ष नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी, समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, x ऋण 4 बराबर 10, तो ये क्या है बच्चों, ये एक समीकरण है। सीधा सीधा ये मान लीजिए बच्चों कि जिसमें चरांक बराबर जो स्थिरांक है वो क्या कहलाएंगे, वो ही समीकरण कहलाएंगे। ठीक, अगर जिसमें बराबर चरांक या स्थिरांक नहीं है तो वो समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो देखो कौन कौन से हैं समीकरण, यहाँ मैंने बताया है। तो देखो ये पहला वाला है x ऋण 4 बराबर 10 समीकरण है। ठीक है, और यहाँ चौथा है, यहीं से देख के समझ जाओगे ना बच्चों। देखो चौथा है फिर 5 2y ऋण 3 बराबर 15, 7 फिर क्या है छठवां 7 बराबर 2x ऋण 5। ठीक, फिर है सातवां 3x ऋण 2 x बराबर 2x। ठीक है, अब है आठवां 5 भागित x बराबर 3। अब यहाँ पर क्या है x, क्योंकि इसमें बराबर है, x बोल रही हूँ यहाँ पे 10वां है। ठीक है, ये ly धन ln बराबर क्या है px। तो एक सीधा सिंपल हम ये इस बात को समझते हैं बच्चों कि समीकरण कैसे, मतलब समीकरण की सबसे बड़ी पहचान क्या है, मतलब x ऋण 4 बराबर 10, ये बराबर का चिन्ह दोनों में होना ही चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष में। ठीक है, अगर देखो समीकरण अब कौन से नहीं है, तो इधर कौन से नहीं है, ये दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है, x ऋण 4 ऋण 10, इसमें बराबर कुछ भी नहीं है, मतलब दो पक्ष नहीं है। जिसमें दो पक्ष नहीं होंगे वो क्या है, वो समीकरण नहीं होगा। उसी तरह से तीसरा भी समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक पक्ष है, दूसरा पक्ष तो है ही नहीं। उसी तरह से ये 9वां भी नहीं है और ये 5वां भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो पक्ष नहीं है, है ना। समीकरण की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, दो पक्ष होने ज़रूरी हैं, एक बायां पक्ष और दूसरा दायां पक्ष, है ना, बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समीकरण को पहचान कर छांट कर लिखना सीखा। ठीक है, प्रश्न 1 में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को बायां और दायां पक्ष बताना है। ये तो और भी आसान है ना। ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष पहला में, दूसरा में ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, ये है बायां, ये है बायां और ये है दायां, ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, ये है पांचवा में ये है बायां, ये है दायां। तो अब लिखोगे कैसे, कुछ नहीं करना है बच्चों। इधर देखो प्रश्न नंबर 2 का मैंने सीधा उत्तर बताया है। तो एक तरफ लिखोगे बायां पक्ष, एक तरफ दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में पहला क्या है x ऋण 5 है ना, और ये बराबर में क्या है 9, मतलब दायां पक्ष है। अब दूसरा भी वैसे करोगे, 2x ऋण 3 ये बायां पक्ष है। ठीक है, और ये क्या है दायां पक्ष है। इसमें चंद्र बिंदु लगाना मैंने भूल गया। ठीक है, अब देखो भूल गई थी।
तीसरा आते हैं 2y बायां पक्ष है और 9 ऋण y ये दायां पक्ष है। उसी तरह से चौथा देखो 2y ये क्या है, ये बायां पक्ष है और 6 क्या है, दायां पक्ष है। ठीक है। उसी तरह से पांचवा देखो 15 क्या है, बायां पक्ष और 2a धन 5 ये है दायां पक्ष। है ना आसान, कितना आसान है ना बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना बच्चों, तो इसे लाइक ज़रूर करना। ठीक है। और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करिएगा। अब आते हैं क्या है प्रश्न 3 की ओर। तो क्या है देखो प्रश्न 3 में, निम्नलिखित कथनों में अज्ञात संख्या y का प्रयोग करके समीकरण में बदलना है। तो y का प्रयोग करके अज्ञात संख्या, अज्ञात मतलब क्या है, y चरांक है। ठीक है। इसका मान हमें क्या है, पता नहीं है। ठीक। तो पहला देखो क्या है, किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। तो उसे अपन कैसे लिखेंगे समीकरण के रूप में। तो देखो किसी संख्या में दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। तो देखो पहला का उत्तर कैसे हो जाएगा, 2y दुगना, तो y का प्रयोग करना है ना, तो 2y लिख दिए और में से 3 कम करना है मतलब ऋण 3 और बराबर क्या आ जाएगा 17। तो इस तरह से पहला का 2y ऋण 3 बराबर 17। ठीक है ना आसान। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसी संख्या का छठा भाग 7 है। तो कैसे लिखेंगे, किसी संख्या का छठा भाग मतलब किसी संख्या मतलब y का प्रयोग करना है, तो y भागित है ना बटे 6 बराबर 7। है ना आसान। अब 2 मैंने कर दिया बच्चों। अब क्या करना है आपको, तीसरा और चौथा ये क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों है होमवर्क, क्योंकि आप लोग करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। ठीक है ना। अब आते हैं देखो प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न 4 में क्या है, समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या ये कथन था तो इसको समीकरण के रूप में लिखना था, और ये क्या है समीकरण दिया गया है, इसको कैसे लिखना है, कथन के रूप में लिखना है ना आसान। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या है, पहला क्या है x ऋण 6 बराबर 9। तो मतलब क्या है, क्या लिखेंगे, किसी संख्या में 6 कम करने से 9 प्राप्त होता है, यही तो कथन के रूप में है। ये क्या है उत्तर है ना, x ऋण 6 बराबर 9 मतलब किसी संख्या में, ये x मान लिए हम, y z a b c आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, चरांक है ना। तो x ऋण 6 बराबर 9, तो क्या है ये, किसी संख्या में 6 कम करने पर 9 प्राप्त होता है, यही इसका क्या है उत्तर है कथन के रूप में। अब आते हैं दूसरे में, 7y ऋण 14 बराबर 0। तो इसको कैसे लिखेंगे कथन के रूप में, संख्या के किसी, यहाँ पे लिख देना ना, किसी संख्या के 7 गुना में से 14 कम करने पर ऋण 14 है ना 0 प्राप्त होता है ना। किसी संख्या के 7 गुने में से क्या है 14 कम करने पर 0 प्राप्त होता है, यही तो कथन के रूप में इसका उत्तर हुआ। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर, 2x अपान 3 मतलब 2x बटे 3 बराबर 6। तो कैसे लिखेंगे इसको अपन, किसी संख्या, यहाँ किसी मैंने भूल गया, किसी आप लोग लिख लोगे, किसी संख्या के दुगने में 3 का किसी संख्या में, देखो 2x बटे 3 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो ये हो गया तीसरा, इसको ऐसे होगा है ना। अब देखो, अब ये चौथा और ये पांचवा, ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है। और इसी के साथ क्या है बच्चों, ये पार्ट 14 का समीकरण का क्या है 14.1 प्रश्नावली पूरा होता है। ठीक, उम्मीद करती हूँ बच्चों
आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा जितना कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है ना? अगर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है? और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है? और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।